नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड। आज बड़े दिनों बाद आपके बीच मैं लाइव आया हूं और आप सब लोग जुड़िएगा क्योंकि एक अहम विषय पर आज बात करनी है, जिस विषय पर ज्यादातर लोग बात नहीं कर पा रहे। जुड़िएगा कुछ लोग, और आवाज आ रही है बता दीजिएगा साफ साफ, क्योंकि काफी समय बाद आज लोग दोबारा से लाइव हुए हैं हम लोग। अभी दो लोग जुड़े हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे लोगों के कमेंट भी लिए जाएंगे, और साथ ही साथ एक विशेष मुद्दे पर, जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि सावधान अब चुनाव आने वाले हैं। और जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है आप सभी को ही पता है। मैं थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं पहले। क्या होता है? हाँ, ठीक आ रही है आवाज, ठीक आ रही है। और कुछ लोग कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट में पढ़ता रहूंगा अभी। नमस्कार सभी को। 38 लोग जुड़ गए हैं, धीरे धीरे जुड़िएगा। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो नाथूराम गोडसे है, मैं पूरी चर्चा करूंगा, जरा शुरू से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, कहानी कहां से कहां तक फिट होती है। नाथूराम गोडसे है, वो सच्चे देशभक्त थे। कुछ लोग सहमत भी होंगे उसकी बात से, कुछ लोग असहमत भी होंगे। और नाथूराम गोडसे की जो देशभक्ति है उस पर शंका नहीं की जा सकती। ये इस राज्य के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना है। जहां गांधी को केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनकी जो बुक्स हैं उनको लोग पढ़ते हैं और ज्ञान उनसे लेते हैं, और उनकी जिसने हत्या करी वो देशभक्त हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग इसे बोलेंगे कि ठीक है, क्योंकि आजकल माहौल ही इस तरीके का चल रहा है। 65 लोग अभी देख रहे हैं, कुछ लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। उसके बाद पुरोला से लेकर जो पुरोला में चल रहा है, किस प्रकार का एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है हर जिलेवार, और जो बेसिक मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं। हम लोग शायद इस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक एजेंडे के तहत ये सब चीजें किस प्रकार से चल रही है। मेरी बात से कई लोग इत्तेफाक रखेंगे और कई लोग इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों को परवाह नहीं है। केवल जब उन पर खुद पर बीतती है, जब उनके खुद के मुद्दे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि बिजली के दाम इतने बढ़ गए, तब जाके उन्हें झटका लगता है। 2 दिन सरकार को गालियां देते हैं, उसके बाद फिर खुश हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि वाह, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हम तो बिल्कुल ऐसे करेंगे। बनना चाहिए जो जिस चीज की मांग है, लेकिन कम से कम जो बेसिक मुद्दे हैं जिनके कारण आप वोट देते हैं, वो जो गौण होते जा रहे हैं, किस प्रकार से सरकार घुमाई जा रही है, या कहे कि एक एजेंडा इसके पीछे फिट होता जा रहा है, उसको हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे। कुछ लोगों को मैं कमेंट जरूर लूंगा, उसके बाद बात शुरू करूंगा कि लोग इसमें क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे हरीश रावत कह रहे हैं कि कौन है, कौन से चुनाव, अभी बताऊंगा पूरा कौन से चुनाव हैं, किस प्रकार के चुनाव आने वाले हैं। उसके अलावा सुरेश जी कह रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार भाई। विवेक पांडे ले रहे हैं कि सुना है चुनाव आने लगे हैं, नेता जमीन पर नजर आने लगे हैं। ये तो शायरी भरे अंदाज में आपने बोल दिया है। क्या नाम था आपका? विवेक पांडे भाई। लगातार आप कमेंट करते रहते हैं, आपके कमेंट हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छे आप फॉलोअर्स भी हमारे। गौरव पेटवाल लिखते हैं कि हमको तो पता ही नहीं विजय भाई। हाँ, अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। संजू कश्यप लिख रहे हैं जय हिंद संजू भाई। सागर बात्रा लिख रहे हैं कि नाथू बोर्ड से एक हत्यारा और साथी अमर रहेगा गांधी जी। आज हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो अलग मुद्दा नहीं है। हम उत्तराखंड के लोकल न्यूज रिपोर्टर हैं और उत्तराखंड की हम लोग बातें करते हैं, उत्तराखंड की जर्नलिज्म हम लोग करते हैं, लेकिन किस प्रकार से गौण किया जा रहा है सब चीजें, उस पर हम लोग आज जरूर चर्चा करेंगे। ये देखिएगा कि एक जो मुस्लिम युवा है, बहुत सारे लोग उसको समुदाय विशेष बोलते हैं, पता नहीं क्यों झिझकते हैं। जब मुस्लिम बोलना है तो मुस्लिम बोलिए भाई, समुदाय विशेष क्यों बोलते हैं। कुछ जो नाबालिग लड़की उसको लेके भाग रहे थे और फिर बाद में पकड़े भी गए, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ भी लिया गया। उसका बहुत बड़ा मुद्दा पूरे उत्तराखंड में बन गया, पूरा जाम हो गया। उसके बाहर नोट चस्पा भी किए गए। जो दुकानदार हैं, उनके दुकानदारों के बाहर, जो वहां पर लोकल दुकानदार हैं, एक चस्पा भी किया गया। उसमें एक धमकी भरे अंदाज में लिखा गया कि यहां से खाली कर दीजिएगा, वरना चलिए हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन ये सब चीजें देखिएगा, हम इन मुद्दों पर तो सड़कों पर उतर गए, क्योंकि इसमें किसी एक विशेष धर्म को हमें बचाना है या बढ़ाना है। लेकिन उत्तराखंड की जो दुर्दशा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा।
क्या किसी ने बात करी? 100 दिन आज सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे थे बॉबी पवार, आज अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई भी बात करने वाला नहीं। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड, किसी को पता नहीं कि अंकिता हत्याकांड में चल क्या रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और अंकिता ही नहीं, करीबन ऐसी दर्जनों भर लड़कियां हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। और हम लोग खाली एक किसी मुस्लिम ने वो कर दिया तो आज हम लोग लग गए लव जिहाद, लैंड जिहाद करने पर। मुख्यमंत्री तक का बयान आ रहा है कि लैंड जिहाद हो रहा है, और उसके अलावा लव जिहाद हो रहा है। कुछ हो रहा है, हम भी मानते हैं हो रहा है, गलत है, उसका काम पुलिस का है, पुलिस उसको सजा देगी, उसको पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक विशेष समुदाय के लोग ही गलत कर रहे हैं, लेकिन जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है एक विशेष समुदाय के प्रति, और उसके बाद पूरा उसको इस प्रकार से पुरवाया जा रहा है कि उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो कहीं से गौण हो जाए, इस पर कोई बातें ना करे। इस पर भी बात कीजिएगा, लेकिन कम से कम जो मुद्दे गौण हो रहे हैं उस पर बात, तो उस पर भी तो बात कीजिएगा। लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है, आज देहरादून को कहा जाता है कि एजुकेशन हब है पूरे विश्व में। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, पता नहीं कौन कौन यहां से पढ़े हुए हैं, एक दाद दी जाती है, लेकिन पहाड़ों के स्कूलों के क्या हाल है जो लगातार बंद हो रहे हैं। वहां की जो बेसिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को आपको पता ही है, इसकी गुणवत्ता लगातार कितनी गिर रही। वो मुद्दे आज के टाइम पे गौण है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो पीपीपी मोड में जितनी भी दी हुई है, सारे के सारे रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। वो देहरादून आते हैं या ऋषिकेश आते हैं या फिर जहां पर हिमालयन हॉस्पिटल है भानीवाला, यहां पर आते हैं। आजू बाजू केवल यही जो राजधानी है इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर भी हम लोग गौण हैं। एक कार्ड वायरल हो जाता है बेनाम जी का, उस कार्ड पर इतना बवाल हो जाता है कि ना जाने क्या उत्तराखंड में ऐसा हो गया हो। ये बवाल होता नहीं, बवाल करवा दिया जाता है, क्योंकि हमारे दिमागों में अगर जब ये सब चीजें चलेंगी तो उसके बाद जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, और जो हमारा कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो उससे प्रभावित होता है, और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उन लोगों को चले जाता है, जिससे हम फिर दोबारा परेशान होते हैं इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य वगैरह। और फिर हम चिल्लाते हैं कि इस बार गवर्नमेंट आएगी, इस बार वोट आएंगे तो हम दोबारा से देखना इस बार क्या कुछ करते हैं। लेकिन उस समय बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि माहौल इस तरीके से बना दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका टाइटल भी था, तो मैंने कहा कि सावधान हो जाइएगा, अपने जो बेसिक मुद्दे हैं उसको मत भूल जाइएगा, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, अभी निकाय चुनाव आएंगे और अगले साल जो है वो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो इनके मुद्दों में उन मुद्दों को मत भूल जाइएगा जो अभी भी जो वीडियो वायरल होती है ना, कि कोई बीमार हो गया उसको भी कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं, वो याद रखिएगा, उसको मत भूलिएगा। आप कीजिएगा, कोई बात नहीं, अपना जो धर्म है उसे बचाने की कोशिश सब करते हैं, कीजिएगा, अपने धर्म से सबको प्यार भी होता है, पर दूसरे के धर्म से नफरत मत कीजिए। जो नफरत का माहौल इन दिनों फैलाया जा रहा है, किसी एक आदमी की गलती पर पूरे समाज को ही इस प्रकार से देख लिया जाता है, जो यहां से वर्षों से रह रहे हैं। मैं देख रहा था पुरोलो में कई सालों से लोग रह रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां यहां पर हो गई, आज उनको भी शक भरी निगाहों से देखा जाता है। पता नहीं क्यों हो रहा है और किस प्रकार से वो वोट बैंक में परिवर्तन हो रहा है, वो सब आप जानते ही होंगे। मैं कुछ लोगों के कमेंट जरूर इस बीच लूंगा, क्योंकि लगातार कमेंट कर रहे हैं, और मेरी बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इसमें और ऐड ऑन होना चाहिए बताइएगा जरूर। वीरेंद्र बिश लिखते हैं, आपको क्या पहाड़ों में मुस्लिम लोग हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं तो उसकी आवाज नहीं उठानी है? विजेंद्र बिष्ट जी, आप मेरे को एक बात बताइएगा, हमारे अलावा कुछ लोकल मीडिया को छोड़कर कितने लोग आवाज उठाते हैं? जो गलत होता है वो गलत ही होता है, केवल मुस्लिम टारगेट मत कीजिएगा ना। मुस्लिम अगर गलत होगा तो वो भी गलत है, हिंदू अगर गलत होगा तो वो भी गलत है। किसी हिंदू ने बलात्कार कर दिया तो क्या वो सही हो जाएगा? कि जब मुस्लिम बलात्कार करेगा तो ही वो गलत होगा? भाई गलत तो गलत होता है ना। तो हम वही कह रहे हैं, गलत गलत ही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन एक विशेष समाज को टारगेट करके आपको पता ही है करेंगे, और फायदा किसको पहुंचेगा, ये बात तो सोचिएगा ना। हरीश कहते हैं कोई थी पार्टी बताओ रावत जी। कोई थी पार्टी, मैं समझ नहीं पाया आपका कमेंट का। अनूप सिंह रावत लिखते हैं भूल जाते हैं डंडी कंडी समाज सेवा करने वाले, भूल जाते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं भूलिएगा मत,
ये हमें जानबूझकर भुलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं जिससे आम जनता परेशान है, डेली जिससे जूझ रहा है। क्योंकि किसी को बच्चे की फीस भरनी पड़ती है। आज बच्चे, अगर बच्चे हैं तो बताइएगा फीस कितनी है। जिस समय आप पढ़ते थे स्कूल, उस समय अगर सरकारी विद्यालय में भी पढ़ रहे होते हैं तो 2 रुपए 4 रुपए, प्राइवेट में भी पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए 20 रुपए फीस हुआ करती थी। हमने खुद, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय 100 रुपए फीस दिया करते थे प्राइवेट स्कूल में। आज फीस बताइएगा कितनी हो गई। अगर एक नर्सरी से लेकर 5वीं तक क्लास का भी बच्चा है, वो भी लाखों में पड़ जाता है। ये दुर्दशा हो गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। उदाहरण तो दे देंगे कि देहरादून में टॉप मोस्ट स्कूल है, लेकिन कौन पढ़ रहे हैं उसमें? जितने भी अधिकारी हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें? सरकारी स्कूल की हालत देखिएगा ना आप, 3-3 4-4 किलोमीटर जब पैदल जाना पड़ता है 5वीं क्लास तक के बच्चे को, और 12वीं तक के कम से कम 6-7 किलोमीटर ऐसे ऐसे स्कूल है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं कर। कम से कम उस बारे में बात कीजिएगा। और हम लोग केवल लगे हैं मुस्लिम लोगों को खदेड़ो, इस पर खदेड़ो। कभी हम लोग एकजुट हुए हैं इन सब चीजों के लिए? जो आज इतना पुरोला में इतना हंगामा हो रहा है, इन चीजों के लिए कभी एकजुट हुए हैं? कोई नहीं हुआ हो, क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं है। हमें एजेंडा जो चलाया जा रहा है उसके पीछे पीछे हम लोग घूम रहे हैं। भाई, गलत को गलत कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन गलत को इस प्रकार से परोसा जाएगा कि एक ने गलती की और पूरा समाज ही गलत हो गया, तो यह भी तो सही नहीं है ना। कश्मीर में क्या हुआ होगा? कश्मीर में भी तो यही हुआ होगा ना। जिस समय वहां पर हिंदू पंडित रह रहे होंगे, तो जो उनके साथ उन्होंने किया है, उनको भगाया था क्योंकि वहां पर वो ज्यादा मात्रा में। और आज हम भी उनके साथ इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? आपस में मनमुटाव होगा। मनमुटाव होगा तो जो एक समुदाय विशेष है वो एकजुट होगा और एक किसी विशेष को सपोर्ट करेगा, और जो दूसरा समुदाय होगा वो किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेगा। ऐसे में क्या हो? ऐसे में जो वोट दिया जाएगा वो पार्टी समुदाय विशेष पे दिया जाएगा, ना कि विकास के नाम पे दिया जाएगा। फिर रोते रहेंगे 5 साल बैठ के कि यार वोट तो दिया था, वो इसलिए दिया था, लेकिन समुदाय विशेष के नाम पर जो ये सब चीजें चल रही, इस चीज को समझिएगा। कई लोग इसको समझते नहीं है और बड़ा गुस्सा तो उनके अंदर होता है, लेकिन जब ये चीजें सामने आती है, इस प्रकार से परोसा सब इन चीजों को जाता है, तो शायद हम लोग उस समय भूल जाते हैं। अनूप सिंह रावत लिख रहे हैं, अल्पसंख्यक बोलने धर्म परिवर्तन पर पढ़ते वो ही है। मैं समझ नहीं पाया अनूप सिंह रावत जी, दोबारा जरा पूरा मैसेज आप भेजिएगा। उल्लास भटनागर लिखते हैं, आरएसएस और भाजपा का वजूद ही मुस्लिम समुदाय से घृणा पर आधारित है। वही हम कह रहे हैं ना, कि किसी से घृणा मत कीजिएगा ना। इंसान तो इंसान होते हैं, हर जगह इंसान होते हैं, उसमें अच्छे और बुरे होते हैं। अगर जो बुरे होते हैं तो हम लोग बुरे तो बुरे ही होते हैं, चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे वो किसी और के समाज में हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन के समाज में। तो बुराई को खत्म करना है भाई, ना कि पूरे लोगों को ही एक तरफ कर देना है और उसका फायदा कोई और उठा लेगा। ये हो रहा है। चंद्र सिंह पंवार लिखते हैं कि छोटे भाई पत्रकार धामी की सुरक्षा में लगे अंगरक्षक ने आत्महत्या की, उसकी खबर आपने दिखाई नहीं। इसका मतलब राज्य के लेकर केंद्र तक गोदी मीडिया है, इसलिए आपके ऊपर एतबार करना बेईमानी होगी। चंद्र सिंह पंवार जी, जरा दोबारा से विजय पथ पर जाइएगा और स्क्रॉल कीजिएगा, वहां से लाइव कवरेज हम लोगों ने की हुई थी, जरा देखिएगा। और हर जगह, क्योंकि हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते, इसलिए हर जगह हम नहीं जा सकते कि आप बोलेंगे वो खबर आपने नहीं दिखाई, ये खबर नहीं दिखाई, लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, वो खबर हमने दिखाई है, जरा देखिएगा। और हो सकता है मैं आपको वो रिप्लाई भी करूं उस चीज का, उसमें जो उसका लिंक आपको भेजूंगा मैं। यार तेरा लिखते हैं कि ये सब चुनाव जीतने के लिए ही होता है। बिल्कुल। और आप जितने भी जागरूक लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, कम से कम दूसरों को भी समझाइएगा, क्योंकि हर एक वोट की कीमत बराबर होती है। चाहे वो अंबानी भी वोट देने जा रहा हो, उसकी कीमत भी उतनी होगी, और एक गरीब ठेले वाला, रिक्शे वाला भी वोट देने जा रहा हो तो उसकी भी कीमत उतनी ही होती होगी। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समझाएं और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जिसमें अपनी जिनकी नैतिक जिम्मेदारी वो समझ पाए। तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। जब हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा, जब हम अपने जिले, अपने प्रदेश के बारे में सोचेंगे, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि पता नहीं कहां पाकिस्तान की हम लोग बातें कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान, हमें क्या करना पाकिस्तान का लेने का देना। वहां कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान मरता है तो मरे, हमें क्या लेना देना। उनकी अपनी सरकार है, वो अपनी सरकार देखे। लेकिन जो हमने चुनी हुई सरकार है, जो हमारा, जिससे हमारा टैक्स के पैसे जाते जा रहे हैं, उनके बारे में तो हमें सोचना है ना।
और पूरा दिन भर न्यूज चैनल जो दिखाते रहते हैं हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी, इसलिए समाज बदलेगा। केवल एक दो के सोचने से नहीं, जितने लोग देख रहे हैं केवल उनके सोचने से नहीं, तमाम जितने भी लोग आज उत्तराखंड में हैं सबको सोचना पड़ेगा और एक मिसाल जलानी पड़ेगी इन सब चीजों की। इनके बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। आजकल तो सोशल मीडिया है भाई, इसका दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। तो कम से कम इन चीजों को समझिएगा जरूर कि जो हम लोग अगर एक वोट दे रहे हैं उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन में जो दैनिक दिनचर्या है उस पर क्या कुछ पड़ने वाला है। मैं किसके नाम पर वोट डाल रहा हूं, क्या मैं किसी धर्म विशेष को अगर उसको हानि पहुंचाए इस नाम पर वोट डाल रहा हूं, कि मेरा भविष्य बढ़िया हो इस नाम पर वोट डाल रहा हूं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन को मजबूत कीजिएगा ना कि पूरे एक धर्म को टारगेट करके। और हमारे मुख्यमंत्री में तो खुद एकदम हैरान हूं, जिसके हाथ में बागडोर रही है उत्तराखंड की, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। कह दीजिएगा ना गांधी मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोलेंगे तो पूरे विश्व में आपकी थू थू हो जाएगी, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप वो नहीं बोलेंगे और इसलिए बोल देंगे कि गोडसे बहुत अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, किसी की जो हत्या कर दे क्या वो अच्छा आदमी हो सकता है? वो भी गांधी जी जैसों की, जिसे राष्ट्रपिता कहा गया है। अपने आप में शर्म आनी चाहिए। जिसने गांधी को पढ़ा होगा ना शायद वो ऐसी घटिया बात, ऐसी घटिया मानसिकता उसके अंदर नहीं आ सकती। और लेकिन जो अनपढ़ जाहिल होगा, जिसने कभी गांधी को पढ़ा ही नहीं, गांधी के विचारों को कभी सुना ही नहीं, यूं ही दुनिया ने उससे महात्मा नहीं बोला, उसके बारे में आप उल जलूल ये बातें करोगे और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये बातें करोगे। और मुख्यमंत्री क्या बातें कर रहे हैं? कोई लैंड जिहाद की बातें कर रहा है, कोई लव जिहाद की बातें कर रहा है। केवल ध्यान इसी में ही है ताकि पब्लिक को लगे एक तरफा पूरा एक समुदाय हो जाए और चाहे कि दूसरा समुदाय बिल्कुल खत्म हो जाए। क्यों हो जाए भाई खत्म? उनके खत्म होने से हमारे निजी जीवन में क्या असर पड़ने वाला है? क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी? हो जाएंगी तो कर दीजिएगा भाई खत्म, आप कर देंगे पूरा। क्या हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी है, क्या ये सही हो जाएंगी सारी की सारी? नहीं हो पाएंगी और इनका बस का भी नहीं है करना। इसलिए ये ऊल जलूल बार बार ऐसा माहौल तैयार करते हैं ताकि जो वोट बैंक है वो केवल विकास के नाम पे ना दिया जाए, वो किसी और के नाम पे दिया जाए। वो दिया जाए कि इस समुदाय को कैसे हम बदला ले सकते हैं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आंख के बदले आंख लेंगे तो एक दिन इस दुनिया में सब अंधे ही होंगे। इतनी नफरत लेके अगर हम चलेंगे तो अपना विकास कैसे करेंगे भाई? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि पूरा एक समाज खत्म हो जाए, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे ना, उसे खत्म क्यों करेंगे? टोटल राजनीति आज इसी आधार पर हो रही है। और आज इसीलिए जो हाकम सिंह जैसे बने हुए हैं या इनको बना दिया गया है, आज हम हाकम सिंह की तो बातें कर रहे हैं लेकिन बनाने वाले भी तो यही लोग हैं ना। इन्हें पता है कि जनता को कोई लेना देना नहीं है, 2 दिन सड़कों पर उतरेंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि इनको डाइवर्ट करना बड़ा आसान है। इनको हम डाइवर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों सीबीआई जांच नहीं हुई अभी तक? 100 दिन हो गए आज धरना दिए हुए। यहां पर धरना स्थल पर आइएगा जहां पर पूरा गंदा नाला बह रहा है, वहां पर बारिश तूफान में जो धरना दे रहे हैं वहां पर बच्चे वो रह नहीं सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर इतनी गंदगी है। वहां पर बारिश तूफान रात को भी हो रहता है, ना जाने किस प्रकार से सरवाइव करते हैं। पूरा उनका झोपड़ा उड़ जाता है जिस समय वो टेंट के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। 100 दिन हो गए, कोई अभी तक किसी की जवाबदेही नहीं। एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया किसी की कृपा से तो वो समझते हैं कि उनके पास ना जाने कौन सी शक्तिमान वाली पावर आ गई है। ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उनको भी तो इसी जनता ने वोट दिए हैं, और इस जनता ने किस नाम पर वोट दिए हैं वो सब गौण हो जाते हैं। ये बातें हमें भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग इसी बहकावे में बार बार आते रहे, आपको क्या लगता है कि जो एकमात्र कार्ड पे लिखने से इतना बवाल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब चीजें फैलाई जाती हैं लगातार सोशल मीडिया पर। आईटी सेल की टीम रहती है, अभी देखिएगा 47 लोग देख रहे हैं मात्र, और इस पेज जो हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं लगातार इसकी रिपोर्ट की जाती है, और रिपोर्ट की जाती है ताकि ये बातें बाहर ना आए। लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये बातें बाहर आ पाए और लोग सोचना शुरू कर दें।
अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने राज्य के बारे में, ताकि वो उस स्तर तक सोच पाए कि अगर वो घर से बाहर निकलता है क्या क्या परेशानी उसको झेलनी पड़ती है, नौकरी जब करता है उसको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। बेसिक मैं बताऊं, जो बेसिक हमारे अधिकार होने चाहिए भारत में रह के, वो अधिकार भी नहीं मिल पाते हैं। जो बेसिक एक ह्यूमन को अधिकार चाहिए होते हैं, हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन हम इसलिए बात नहीं उठा पाते। अब आप ही बताइएगा, न्यूनतम आय रखी गई है 8,000 रुपए। क्या न्यूनतम आय, जिसको जो बच्चा पढ़ लिख गया उसको अब नौकरी नहीं मिल रही है, क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको कुछ सब्सिडी दी जाए या उसको वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए? पूरे विदेशों में तो मिलता है ना, हर जगह आप चल जाइएगा, अमेरिका में आप चल जाइएगा, आपको अगर 18 साल से ऊपर हो गए हैं, 21 साल से ऊपर हो गए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, क्योंकि सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां का पढ़ा लिखा एजुकेटेड बच्चा अगर बेरोजगार बैठा है तो वो सरकार की नाकामयाबी है। लेकिन यहां की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं अभी देख रहा था, अभी मैं आपको दिखाता हूं एक स्क्रीनशॉट, आप ये देखिएगा, जो देख पा रहे होंगे उसमें एक कंपनी है। ये केवल एक, मैं अभी जब बात आई तो उसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, ऐसे हजारों मुद्दे हैं। एक एक कंपनी है, ये इसने लिखा है टीडीएस ग्रुप उत्तराखंड के विभिन्न, ये मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेटेस्ट एग्जांपल, ताकि आप लोग समझ पाओ इन चीजों को। टीडीएस ग्रुप उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट लेके आती है, जिलों में ग्रामीण विकास विभाग एनआरएलएम डिपार्टमेंट है, उसको कुछ जरूरत है, उसको जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के आधार पर एरिया कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट। इसमें सैलरी है, एक सैलरी है इसमें 10,000 रुपए और एक सैलरी इसमें 25,000 रुपए। और अगर आपको ये नौकरी करनी है तो 10,000 की नौकरी में पहले 25,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, और 25,000 वाली नौकरी करनी है तो 35,000 रुपए आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी। अरे भाई, जिसके पास 35,000 रुपए हो जाते, जिसकी इतनी कमाई है, तो तुम्हारी 10,000 25,000 की नौकरी क्यों करेगा भाई? और ये अगर जब तुम वैकेंसीज निकाल रहे हो और ये सरकारी उसमें निकल रही है और आउटसोर्सिंग को आप दे रहे हो, कितना ज्यादा शोषण ये हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो। ये केवल एक मुद्दा मैंने बताया है, एग्जांपल अभी लाइव आया हूं, जो लेटेस्ट एग्जांपल मेरे पास आया है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ऐसे हजारों मुद्दे हैं, लाखों मुद्दे हैं उत्तराखंड में, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी को फर्क पड़ता है इन चीजों के ऊपर। हम लोग कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारी पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जब हमें लगता है कि यार हमारा बच्चे ने 12th कर दिया, ग्रेजुएशन कर दी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तब हमें फर्क पड़ता है। तब हमें फर्क पड़ता है जब हम देखते हैं कि हाकम सिंह जैसे लोग यहां पर आते हैं और किसी के पास पैसे हैं 20-25 लाख रुपए देने के लिए, तो उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाता है, लेकिन आपका बेटा नहीं लग पाता, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कहां से दोगे वो? फिर हम चिल्लाते रहते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, ये सब चीजें बेकार है, लेकिन वोट हम फिर वहीं डालते हैं। किसके नाम पे डाल रहे हैं? एक समुदाय विशेष जो बदनाम हो रहा है, जिसको हम बदनाम हम लोग कर सकते हैं, और ऐसा माहौल बार बार बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो मैं भी लाइव कर रहा हूं, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाएं। और बार बार हम लोग बताते रहते हैं कि भाई, जब आप पीड़ा में होते हो तो आपको लगता है कि सब चीजें गलत हो रहा है, एक माहौल बनता है, लेकिन जब पीड़ा में नहीं होते तो आपको लगता है कि यार सब ठीक है, सब चंगा सी मोदी जी की तरह, और आपको लगता है कि यार चलो मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप एक टैक्स पेयर हो। और टैक्स पेयर का मतलब यह होता है कि जो अगर 1 रुपए सरकार भी कहीं पे खर्च कर रही होगी ना, तो वो आपकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका 1 रुपए सही स्थान पर लगे। एक मुद्दे नहीं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाए, इतने मुद्दे हैं उत्तराखंड में। घसियारी योजना आई है, आप बताइएगा घसियारी योजना का क्या हुआ? किसी को नहीं पता। घसियारी योजना में आज 150 जगह चिन्हित की हुई जहां पर उनको घास जाता है, लेकिन एक गांव की महिला बता दीजिएगा जिसको घसियारी योजना के तहत जो इसका लाभ उठा रही है।
सारे के सारे डेयरी फार्म में ये माल जा रहा है। सब्सिडी किसको मिल रही है? डेयरी फार्म वाले को। ये शाश्वत सत्य बता रहा हूं, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो डेयरी फार्म वालों को उसकी सब्सिडी जा रही है। और नाम क्या है? घसियारी योजना, कि हमारी महिलाएं बड़ी परेशान होती हैं, घास के लिए जाती हैं, उनको बाघ खा लेता है, इसलिए हम लोगों ने घसियारी योजना ये हम लोगों ने चालू कर, करोड़ों रुपए इसमें लग गए। 2 रुपए 25 पैसे शायद उनको पड़ता है, और ये पड़ता है तकरीबन, जो गवर्नमेंट को पड़ता है ये पड़ता है 8 रुपए के आसपास। और जो इसके बीच में हम लोग फायदा पहुंचा रहे हैं उन डेयरी विक्रेताओं को, जो हम पन्नी में दूध हम लोग खा रहे हैं। ये हाल है उत्तराखंड में। नाम क्या रखा हुआ है? घसियारी योजना। लेकिन इस बारे में कोई बात करे, कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सबको मसाला चाहिए, चटपटा मसाला चाहिए। किसने क्या कहा, किस समुदाय के खिलाफ क्या कुछ कोई बोल रहा है, यहां इस समुदाय उस समुदाय के खिलाफ बोल रहा है, वो समुदाय उस समुदाय के खिलाफ बोल रहा है, इसमें किसका भला हो? अगर मान लीजिएगा कुछ इस तरीके से होता है उत्तराखंड में, तो भला किसका होगा? मान लीजिए सब हम लोग एक विशेष समुदाय, जिसको हम कहते रहते हैं, निकाल दिया इनको उत्तराखंड से बाहर, तो क्या उसके बाद सही हो जाएगा? उसके बाद कोई नया मुद्दा आ जाएगा? मुद्दों की कमी कोई है। मुद्दे क्या होंगे पता है आपको? मुद्दे तब हो जाएंगे ठाकुर और पंडित। जातिवाद के आधार पर भी हो सकता है, क्षेत्रवाद के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन हम लोग सोच नहीं रहे हैं। इसलिए हम बार बार हम लोग लाइव आते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल जो स्थिति है वो इस प्रकार से बना दी जाती है। अगर मैं किसी विशेष समुदाय के बारे में आज बात करूं कि भाई मुस्लिम के साथ इस तरीके से हो रहा है, तो 50 लोग इसमें गाली देने के लिए आ जाएंगे। आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो, आप इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। भाई हम किसी का सपोर्ट और किसी को विरोध नहीं कर रहे, हम केवल बता रहे हैं कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हिंदुओं के अंदर भी तो गलत होते हैं। कि सभी हिंदू अच्छे होते हैं क्या? या सभी क्रिश्चियन अच्छे होते हैं, सभी सिख अच्छे होते हैं? सब नहीं होते। तो वैसी सभी समुदाय के अंदर है, लेकिन एक उसको टारगेट कर देना, ये कहां तक उचित है? उचित तो नहीं है ना। आप ही बताइएगा कमेंट करके। कुछ लोगों का मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं। हरी सिंह जी लिख रहे हैं, हमारे वहां गैस बहुत कम है, गैस बहुत कम है। मैं समझ नहीं पाया आपकी उसको। सोनिका जी लिखती हैं, हेलो हेलो सोनिका जी। मोहन सिंह नेगी लिख रहे हैं, सारे अपनी जेब भर रहे हैं। बिल्कुल मोहन भाई, सही कहा है आपने कि सारे के सारे अपने जेब भर रहे हैं, केवल जनता समझ ही नहीं पा रही है, और ना जाने फिर क्यों रोती रहती है। पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, पहाड़ वीरान हो रहे हैं, तमाम। आप उसकी पलायन आयोग की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। हम लोग केवल उत्तराखंड के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में बिल्कुल जीरो हैं। हम लोग कुछ उत्पादन करके नहीं दे सकते। जितने भी आज ठेकेदार आप देख लीजिएगा, ठेकेदार सारे के सारे आपको कहां के मिलेंगे? गुजरात के मिलेंगे सारे के सारे ठेकेदार, या अन्य किसी स्टेट के मिलेंगे जिसने बड़े बड़े ठेके ले रखे। और हमारा जो पहाड़ी आदमी है केवल क्या करेगा? अरे भेजी में तो होटल में नौकरी कर रहे हैं, कोई तंदूर में नौकरी कर रहा है, कोई हल्का फुल्का जिसने पढ़ाई कर ली वो मैनेजर बना हुआ है, जिसने नहीं करी वो भांडे भी धो रहा है। तभी तो यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड के लड़के केवल भांडे धोते हैं। भांडे इसलिए धोते हैं क्योंकि आपने उनको भांडे धोने लायक बनाया भाई, इसलिए वो भांडे धो रहे हैं आज। और इसमें कोई शर्म की बुरी बात भी नहीं है अगर मुख्यमंत्री जी इस तरीके के कह रहे हैं, क्योंकि केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, कितने भी मुख्यमंत्री आए सबके यही हाल रहे, चाहे वो कांग्रेस के समय पे आए हो, चाहे वो भाजपा के समय पे आए हो। अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा को ही बोलेंगे। तो ये सब चीजें उत्तराखंड में हो रही है, और चुनाव अब आने वाले हैं, इसलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि केवल विकास के नाम पर वोट दीजिएगा भाई साहब। पार्टीवाद मत देखिएगा, विकास जिसने किया उसके नाम पर आप वोट दीजिएगा मत। खाली इसका एनालिसिस कीजिएगा, अपनी खोपड़ी जरूर खोलिएगा। ये मत कीजिएगा कि यार वो अपना हिंदू है, वो अपना पंडित है, इसलिए हम वोट लोग दे रहे। ये हो रहा है अभी भी, क्योंकि एजुकेशन का, स्वास्थ्य का स्तर बिल्कुल डंप हो चुका है, बिल्कुल गिर चुका है। उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं आज के समय में यहां पर काम करने को कोई तैयार नहीं। जितने भी होटल बने हुए हैं सारे के सारे बाहर के लोगों के बने हुए। जो भी टेंडर मिल रहा है सबके सब बाहर के लोगों। क्या हम लोगों में वो क्षमता नहीं है? क्या पहाड़ी लोगों में वो क्षमता नहीं है? आप ही बता दीजिएगा। क्षमता नहीं है। क्षमता जानबूझकर मार दी गई है। जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, जब हमारे पास स्वास्थ्य नहीं होगी, जब हम बेसिक सुविधाओं के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, तो इन चीजों पर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। तो इसलिए वो क्षमता जानबूझकर खत्म कर दी गई।
ताकि हम लोग केवल विशेष समुदाय में ही उलझे रहें, हम लोगों के दिमाग में इसके अलावा कुछ और आए ना। ये सब चीजें चल रही है उत्तराखंड में, और तभी उत्तराखंड के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप देख रही है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ये सब चीजें होती। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब आंकड़े बता रहे हैं। आप गूगल सर्च मारिएगा, उसमें लिखिएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उत्तराखंड का नंबर, सबसे कुछ पायदान पे आ जाएगा, पहले पे नहीं आएगा तो दूसरे पे आ ही जाएगा। आप उसमें डालिएगा स्वास्थ्य सुविधाओं में कैग की रिपोर्ट, आप देखिएगा कैग की रिपोर्ट, सबसे बदतर हालत उत्तराखंड की है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें। आप उसमें डालिएगा बेरोजगारी में उत्तराखंड का नंबर, सबसे बुरे हाल में उत्तराखंड है। लेकिन हम लोग तो उलझे पड़े हैं कि एक विशेष समुदाय को भगाइएगा, हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं, और बार बार वही मंत्री वही विधायक सरेआम जो गुंडागर्दी करते हैं, एक लोकल जो वैसे गुंडे रहते हैं उनकी तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनको पता है कि जनता को किस प्रकार से भ्रमित करना है, किस प्रकार से हमें उनसे वोट खींचना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चीजों के बारे में जरूर सोचिएगा। लगातार हम लोग अभी 30 मिनट से लाइव है, और कमेंट जरूर आप कीजिएगा इसमें, और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग इस बारे में सोचें और विचारें, और हम लोगों को समझ में आ पाए कि आखिर हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या ये सही है। चंद्र सिंह पवार लिखते हैं कि पत्रकार महोदय, देश और प्रदेश की जनता को सजा करने के लिए हमारे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जब पत्रकार ही सत्ता की गोद में बैठ जाएं, जनहित के मुद्दे कौन उठाएगा? यार, जनहित के मुद्दे वो बैठ जाएं तो क्या करें? जो बैठ रहा है उसे बैठने दीजिए ना, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आज के टाइम में आपके पास सोशल मीडिया है ना। हम भी किसी के अगर काम कर रहे होते, हम भी किसी बड़े संस्थान में होते, अब 25, 30, 40 हजार रुपए सैलरी ले रहे होते, तो क्या हम अभी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हम लोग कर रहे हैं, वो कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जब एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती। क्यों उनके भरोसे बैठे हुए, जनता के चौथे स्तंभ के भरोसे? सबसे बड़ा चोर तो चौथा स्तंभ ही है। अगर वही सही होता तो शायद ये सब चीजें जो हमारे दिमाग में गंदगी चल रही है, वो सब चीजें नहीं होती। क्योंकि दिन रात 24 घंटे हमें वही दिखाया जा रहा है। हमें पता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन हम कितने बर्बाद हो रहे हैं, क्या इस बारे में हम लोग सोच रहे हैं? हमारी आने वाली जनरेशन किस प्रकार से बर्बादी की तरफ जा रही है, उस बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो ये सब चीज होना ही है, तो इस बारे में हमें सोचना जरूर पड़ेगा। जो सत्ता की गोद में बैठ रहा है उसे बैठने दीजिए ना, सत्ता की गोद। आप अपना काम कीजिएगा, आप खुद सोचिएगा। सिलेक्शन करना है ना करना, आज के समय में तो इंटरनेट है। मत देखिएगा ना उन चैनलों को, क्यों देख रहे हैं आप चैनल जो सत्ता की गोद में बैठे हैं? लेकिन जो आपके साथ हैं, जो आपकी हित की बात कर रहे हैं, उनके साथ जरूर खड़े रहिएगा। तभी तो वो मजबूत हो पाएंगे और अपनी जो आप लोगों की हक हकूक की बातें हैं मजबूती से उठा पाएंगे। इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कुछ और कमेंट पढ़ लेता हूं। लगातार मेरा गला भी बोल बोल के सूख गया है, क्योंकि एक दर्द है उत्तराखंड के लिए। वाकई में ना बहुत दर्द होता है सब चीजों को देख के। जब हम लोग देखते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं और इस प्रकार की योजनाएं जब चलाई जाती है। मैंने योजना का जो आपको एग्जाम्पल दिया था, घसियारी कल्याण योजना, माता बहनों जो हमारी है वो घास ले जाते हैं, बाग उठा के ले जाता है, उनके नाम पर किस प्रकार से जो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डेयरी खोल के बैठे हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो दुख होता है इन सब चीजों को देखकर कि आप उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घास उन्हें देंगे, लेकिन हो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। इसमें पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी इसमें हो रही। आप बताइएगा ना मुझे, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, भले ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन बताइएगा ना कि इस चीज का फायदा आपको पहुंचा क्या? आपके गांव में वो जो घास बता रहे थे 2 रुपए 25 पैसे किलो के हिसाब से घास मिलेगी, वो आई अभी तक? वो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी ना। लेकिन वो सब्सिडी जो मिल रही है उसका पैसा आपकी और हमारी जेब से जरूर जा रहा है। और जा किसको रहा है? जितने भी ये कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनकी जेबों में जा रहा है, या इनको प्लानिंग करने वालों की जेबों में जा रहा है, या सत्ता में बैठे उन अधिकारियों की जेब में जा रहा है, या उन नेताओं की जेब में जरूर जा रहा है। इन चीजों को तो हमें समझना पड़ेगा। प्रदीप शुक्ला लिखते हैं कि नगर निगम में सफाई कंपनी असम पश्चिम बंगाल की ड्राइवर सफाई कर्मी दूसरे राज्य से झुग्गी झोपड़ी में वेद करने की तैयारी में है। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 40 फीट देने का विचार किया जा रहा है। और देखिएगा, झुग्गी झोपड़ी से मुझे एक चीज याद आई कि देहरादून के अंदर
इतने सारे झुग्गी झोपड़ी हैं, इनके अंदर पता है मालूम है कौन रहते हैं? इनके अंदर रहते हैं या तो वो बिहार से आए हुए होंगे या तो बांग्लादेश से वो लोग आए हुए होंगे। वो लोग इन झुग्गी झोपड़ियों के कोने में रहते हैं, ना जाने कहां से। उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इसलिए हम लोगों को पता है उसके बारे में। लेकिन उनको कह रहे हैं कि आपको नियमितीकरण आपका कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पक्का मकान बनाकर अब सरकार वहां पर देगी, जो जितने भी नाले खाले कब्जा करे बैठे। और पहाड़ों में जो एक पहाड़ी आदमी बैठा हुआ होगा तो उसके घर में या तो वन विभाग का नोटिस जा रहा होगा, या जो सरकारी अगर वहां नगर निगम नगर पालिका होगी उनका नोटिस जरूर जा रहा होगा कि आप ये जमीन पे किस प्रकार से अवैध करके बैठे। ये हाल हो रहा है, या एक तरफ पक्का कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो उनके वोट बैंक हैं पूरे के पूरे, और वोट बैंक को किस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है। शहर में सबसे ज्यादा डकैती, लूट, प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार होता है, वो वहीं से ही निकलता है। लेकिन उनको पक्का किया जा रहा है। और जो पहाड़ के लोग हैं, क्योंकि सिफन कोर्ट जो मसूरी में है उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने हुआ था उस समय, किस प्रकार से उनको हटा दिया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था उनकी। वो तो पहाड़ी लोग थे, यहीं के रहने वाले थे, उनके ऊपर क्यों बुलडोजर चला दिया गया? और वो क्या आपके सगे संबंधी हैं जो नियमितीकरण जिनको करने की बात कर रहे हैं आप, जिनको कहा जा रहा है कि उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे? क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? नहीं पता है, क्योंकि हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें तो पता है कि भाई उस मुस्लिम ने एक उसको भगा दिया है तो पूरे समुदाय को आग लगा दो, इन समुदाय की दुकानें बंद करा दो, हम उसमें ही खुश। क्या वाकई में एक किसी एक समुदाय के एक आदमी ने वो काम किया तो पूरा समुदाय उसमें खराब हो जाएगा? जो कई पीढ़ियों से आ रहे हैं हम उनको भगा देंगे और हम खुश हो जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि चलिए अब जिसकी सरकार है उसको हम लोग वोट देते हैं, या जिसके एक पक्ष में हम लोग वोट देते हैं। किस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, इन चीजों के बारे में तो हमें सोचना होगा ना, कम से कम। शिशपाल पदियार लिख रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग अगर होटल में ना काम करें तो उत्तराखंड की सरकार 10 दिन में सत्ता में नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने की है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जिस समय कोरोना काल आया था उस समय आपने देखा होगा, जब कहा गया था, कई लोग भूल जाते हैं बातों को, इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि उसमें एक चलाई गई थी आओ पहाड़, आओ पहाड़ एक स्कीम चलाई गई थी, और कहा गया था कि हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, करोड़ रुपए बुलाई गई थी, और कहा गया था कि सब्सिडी देंगे। जब कोरोना काल आया और अचानक से बाहर के लोग यहाँ गए तो सरकार ने हाथ पैर खड़े कर दिए, पानी नहीं, आपके पास पानी नहीं, आओ पहाड़ बना रहे, उसमें खर्च कर दिया आपने, तो कुछ प्लान तो होगा आपके पास। लेकिन ऐसा खाने का माध्यम कि हम लोग स्कीम चलाएंगे, हम जनता सोचेगी यार देखो वहां के उत्तराखंड की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, स्कीम चला रही है, आओ अपने पास चलते हैं, अपने पास 2-4 एक दुख के लोग आ जाएंगे, इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? अचानक से इतने सारे लोग आ गए तो सरकार के हाथ पैर फूल गए, अरे यार अब तो जितने बाहर के लोग आते थे उससे हमारे 30% हमारी इकोनॉमी चलती थी, क्योंकि वहां बाहर के लोग कमाते थे, उत्तराखंड में पैसे देते थे। अब हम उल्टा पैसे देना पड़ेगा, पास हमारे स्कीम नहीं। जब हाईकोर्ट ने फटकाई तो आनंद फानन में उन्होंने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक नई योजना बनाई। उसमें कहा कि सुदूर पहाड़ में बैठे हैं उसको हम 25% सब्सिडी देंगे, जो बीच में बैठे हैं उनको 20% हम सब्सिडी देंगे, और जो मैदानी इलाकों को हम 15% हम लोग सब्सिडी देंगे। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही थी, आज भी कई विभाग ऐसे हैं जिसमें 30% सब्सिडी आपने तो उन्हें और डिमोलाइज कर दिया, और एक स्वरोजगार योजना। ये सब बातें मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग जो समझना है, इन चीजों पर हम लोग ध्यान दे पाए और किसी बहकाव में ना। तो काफी समय भी हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जो बातें ना की सबके गौर जरूर कीजिएगा, सोचिएगा जरूर कि हम अपने उत्तराखंड भविष्य की ओर